डियर स्टूडेंट्स, मैं गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग राज्य प्रशासन पर स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर हमारा संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रधान है। हमने राज्य प्रशासन में और केंद्र प्रशासन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, यानी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है। तो राज्यपाल जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक और वैधानिक प्रधान होता है। और जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नर जो पद है, राज्यपाल का जो पद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और राज्य की सत्ता की महत्वपूर्ण धुरी होता है। अब हम आगे बात करते हैं। आप जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात एक कांग्रेस दल, एक विशेष दल का सरकार 1977 तक एक विशेष दल की सरकार बनी थी। उसे हम नेहरू युग कहते हैं। तो नेहरू युग में राज्यपाल का जो पद था उसे गाड़ी के 5वें पहिए, 5th व्हील इन अ कोच के समान बताया जाता था, क्योंकि केंद्र में और राज्यों में समान सरकारें होने के कारण कभी भी शासन में दिक्कत नहीं आई। और इसीलिए पंकजा नायडू ने इस पद को, राज्यपाल को, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान माना। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। उससे आगे हम चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है आपके राज्य प्रशासन से संबंधित, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है और जहाँ से आपको आंसर प्रारंभ करना होता है, तो हमें सबसे पहले आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। आर्टिकल 153, 153 जो आर्टिकल है वो कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आर्टिकल है, आर्टिकल इसी के जस्ट बाद सेकंड जो आर्टिकल है 154, यानी आर्टिकल 154, जो कि बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड ऑन गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नर हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। यानी आर्टिकल 154 क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी और वह इन कार्यपालिका शक्तियों का स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उपयोग करेगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को क्यों कहा गया है। आर्टिकल 153 और 154 से ये बात स्पष्ट होती है। आगे हम चलते हैं। राज्यपाल की भूमिका, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इसमें देना चाहूँगी, क्योंकि आगे हम और इस पर मैं जो लेक्चर बनाऊँगी वो राज्यपाल की पावर्स और भूमिका पर मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगी। तो अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ। राज्यपाल जो पद है हमारा, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो आप अभी कंफ्यूज ना हो। जो मैं भूमिका की बात कर रही हूँ वो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आखिरकार ये करता क्या है। तो जो पद है, पहली बात, राज्यपाल की जो भूमिका है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। मैंने जैसे बोला कि नेहरू युग के दौरान और नेहरू युग के पश्चात, तो चौथे आम चुनाव से पहले यानी तीसरे आम चुनाव तक कोई केंद्र में और राज्यों में समान सरकार होने के कारण कभी कोई राजनीतिक संघर्ष देखने को नहीं मिला। लेकिन जब चौथा आम चुनाव हुआ तो जो 5वां पहिए की बात हम कर रहे थे, 5वां पहिए होने के बजाय राज्यपाल का जो पद था वो परम श्रेष्ठ सामाजिक संस्था या वैधानिक आवश्यकता है, ये महसूस होने लगा। यानी कि ये जो पद है जिसे हम ऑर्नामेंटल कह रहे थे, आभूषणवत कह रहे थे, ये पद अब आभूषणवत या ऑर्नामेंटल नहीं रह गया। कैसे ये परिवर्तन आया? पहला, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है मुख्यमंत्रियों के दुर्बल नेतृत्व। जो पॉइंट है ये क्यों राज्यपाल की भूमिका अचानक से परिवर्तित हुई चौथे आम चुनाव के पश्चात, तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री के दुर्बल जो वीक पर्सनैलिटी है। दूसरा पॉइंट है एक दलीय बहुमत के बावजूद राज्य स्तर पे पाई जाने वाली दलों के भीतर जो गुटिया राजनीति पाई जाती है, वो भी इसका एक कारण था। तीसरा जो कारण था वो दल बदल की प्रवृत्ति और अस्थिरता, जो कि हम अभी भी देखते हैं। ये एक आम समस्या है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और चौथा जो पॉइंट है वो है राज्यों में प्रादेशिक दलों का शक्तिशाली होना। इन चारों पॉइंट्स की वजह से वीक पर्सनालिटी ऑफ सीएम,
और एक दल के बहुमत के बाद भी दल के बीच जो इंटर पॉलिटिक्स है, इंट्रा पॉलिटिक्स हम जिसको बोलते हैं, गुटिया राजनीति, और जो दल बदल जो चेंज होने की अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, और चौथा जो है प्रादेशिक या प्रोविंशियल जो दल हैं उनका शक्तिशाली होना। तो इससे चौथे आम चुनाव के बाद जो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका समझ पा रहे हैं वो ये है। तो आगे हम चलते हैं। तो आपको अभी तक क्या पहली स्लाइड में क्या समझ में है कि आर्टिकल 153 और 154 क्या कहना चाहता है। 153 कहना चाहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और 154 क्या कहना चाहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होगा, और इस कार्यपालिका शक्ति को वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित करेगा। अब हम आगे चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 155। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संवैधानिक पद में उसकी पावर्स, उसकी नियुक्ति, उसके हटाने की प्रक्रिया, सभी चीज़ों का, सभी बातों का स्पेशल विशेष रूप से वर्णन होता है। उसे ही हम संवैधानिक पद कहते हैं, क्योंकि राज्यपाल का पद कैसा पद है, एक संवैधानिक पद है। तो आर्टिकल, हमारे संविधान में आर्टिकल 155 में उसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्यतः जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन जो वर्ड लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ये बात हम आगे समझेंगे कि कुछ जगह पे इस जो ये प्रसाद पर्यंत जो शब्द है, तो चौथे आम चुनाव के बाद में जब राज्यपाल की भूमिका की परिवर्तन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आपको आगे भूमिका में मैं समझाऊंगी नेक्स्ट मेरे वीडियो में, कि क्या जो ये प्रसाद पर्यंत वर्ड है, इससे बहुत बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में दूसरी अलग सरकार, डिफरेंट सरकार होने के कारण राज्यपाल का जो पद है उसका दुरुपयोग किया गया। अब हम इस वक्त आपको आर्टिकल 153, 154 और 155, 153, 154 और 155 का ध्यान रखना है। नियुक्ति से संबंधित 155 है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आते हैं, राज्यपाल के जो टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाते हुए, कि राज्यपाल का जो पद है वो संविधानिक जो व्यवस्था, संविधान जो हमारा भारत संविधान सभा थी जिसने हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारे संविधान को उन्होंने निर्माण किया, उस संविधान सभा ने राज्यपाल के जो पद है उसको नियुक्त क्यों किया, उसको मनोनीत क्यों बनाया, निर्वाचित क्यों नहीं बनाया। तो इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस वक्त संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसने सिफारिश की थी कि राज्यपाल का जो पद है वो निर्वाचित होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी 18 साल से ऊपर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए जाने चाहिए। और ये किसने सुझाव दिया था, प्रांतीय संविधान समिति ने। लेकिन आप देख रहे हैं, अभी हमने बात की कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई। इसके पीछे कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, और एक निर्वाचित राज्यपाल और संसदीय शासन व्यवस्था आपस में मेल नहीं खा सकते। कैसे? अगर एक ही राज्य में 2 व्यक्ति, यानी राज्यपाल और मंत्री, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, अगर वो दोनों ही निर्वाचित होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सत्ता के 2 स्रोत हो जाएंगे। तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों राज्यपाल के पद को नियुक्त किया गया, निर्वाचित नहीं किया गया। तो पहला पॉइंट आप समझ गए हैं, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो एक निर्वाचित जो राज्यपाल है और संसदीय शासन व्यवस्था है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, परस्पर मेल नहीं खाते हैं। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है, राज्यपाल का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो सामान्य निर्वाचन के समय में क्या करेगा, नेतृत्व की कठिन समस्या उत्पन्न कर देगा। जब आपको राज्यपाल भी निर्वाचित है, मुख्यमंत्री, दोनों ही पद निर्वाचित हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा, तो नेतृत्व की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है, यदि राज्यपाल, चलो ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं मानकर, अगर हम विधानमंडल द्वारा निर्वाचित, एक हम ये ऑप्शन रख सकते थे कि विधानमंडल द्वारा निर्वाचित व्यक्ति बन जाए,
तो इससे भी एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती थी। बात ये थी कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बन सकता था। तो ये पद जो है ये क्यों निर्वाचित किया गया, आप समझ रहे होंगे। लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि भारत के विभाजन के जो समय जो हमारे देश की जो स्थिति थी, संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में तो सोचा कि राज्यपाल का जो पद है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने हमारे देश के विभाजन और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को देखा तो उन्हें समझ में आया कि देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए ये जो पद है राज्यपाल का, ये नियुक्त किया हुआ या मनोनीत किया हुआ पद ही होना चाहिए। इसके आगे हम बात करते हैं कि राज्यपाल जो है, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से कुछ 4 सदस्य ले लिए जाए, उनमें से राज्यपाल को नियुक्त कर दिया जाए। तो इसमें भी एक समस्या आती कि विधानमंडल में गुटबंदी के आधार पर ये सब कार्य होगा। तो कुल मिला के आप इन 3-4 पॉइंट से समझ गए होंगे कि क्यों हमने राज्यपाल के पद को नियुक्त पद यानी एक मनोनीत पद स्थापित किया, ना कि इसे एक निर्वाचित पद बनाया। तो आगे चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं, कुछ कन्वेंशन हैं जो फॉलो होते हैं। जैसा कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे ये कारण है कि जो व्यक्ति है, आगे हम सरकारी आयोग की बात भी करेंगे, तो सरकारी आयोग की भी एक अनुशंसा थी और ये एक परंपरा भी बन चुकी है कि राज्यपाल जो पद है वो बाहरी व्यक्ति, दूसरे राज्य का व्यक्ति उस पद पर आना चाहिए, ताकि जो राजनीतिक तटस्थता है वो उसके अंदर हमें मिले। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधी राज्य से मुख्यमंत्री से परामर्श करती है। कुछ जगह पर ऐसा भी कुछ ऐसे उदाहरण मिले हैं जहाँ पे मुख्यमंत्रियों से सलाह करने का, परामर्श करने का ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है, ये फॉलो नहीं की गई। लेकिन साधारणतया हम जनरली कह सकते हैं कि ये परंपरा फॉलो की जाती है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एक अस्वस्थ परंपरा बन चुकी है कि निर्वाचन में जो पराजित व्यक्ति है या जो राजनीति में अस्वीकार्य व्यक्ति है, उसे राज्यपाल का पद दे दिया जाता है। तो ये भी एक परंपरा बन चुकी है। लेकिन ये जो स्वस्थ प्रजातंत्र है, हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए चीज़ ठीक नहीं है। हम परंपराओं की बात कर रहे हैं कि क्या अभी इस पद में क्या क्या परंपराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसमें एक चीज़ और है कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि एक ही व्यक्ति को, फर्स्ट ARC जो 1966 में स्थापित हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि एक ही व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए, बार बार उसे ये पद न दिया जाए। मतलब यानी कि एक टर्म, फॉर 1 टर्म, द पोस्ट ऑफ गवर्नर शुड बी फॉर 1 टर्म, तो एक ही कार्यकाल दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई परंपरा स्थापित नहीं हुई है। तो आगे सरकारी आयोग की मैं बात करती हूँ। सरकारी आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंधों पर ये स्थापित हुआ था, ये आयोग, और इसने ये देखा था कि इसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि राज्यपालों की जो कुल संख्या के 60% से अधिक ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। यानी जो व्यक्ति है, जो इस पद पर आने वाला जो व्यक्ति है, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति को लिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो हमें देखने को आ रहा है, तो 60% से भी ज़्यादा राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों को इस पद पर स्थापित किया गया है। अब हम अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे आते हैं कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यताएं हैं, क्वालिफ़िकेशंस कौन सी हैं। तो इसके लिए जो है आपको आर्टिकल आपको 157 ध्यान में रखना है। तो 157 क्या कहता है? आर्टिकल 157 कहता है कि राज्यपाल जो पद है उसके लिए व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। दूसरा है, कुछ ऐसी शर्तों का भी उल्लेख किया गया है इस योग्यता, राज्यपाल पद की योग्यता के लिए, जो अनुच्छेद 158 में उसका वर्णन है, जो कुछ शर्तों का उल्लेख करता है। पहली शर्त यह है कि राज्यपाल जो पद पर आने वाला व्यक्ति है वो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस बारे में बात करता है।
इसी प्रकार कुछ अन्य शर्तों की बात करता है। तो ये जो आर्टिकल आपको 157 है, 157 और 158 है, ये भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, मानसिक रूप से दिवाला नहीं होना चाहिए, राज्य किसी लाभ के पद पर स्थापित नहीं होना चाहिए, किसी सदन का वह सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इन बातों का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 157 और 158 में। तो ये हो गई क्वालिफिकेशंस की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो राज्यपाल में नेक्स्ट जो टॉपिक है, राज्यपाल की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, और उसके हटाने की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल क्या है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 156 में किया गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें प्रसाद पर्यंत जो वर्ड है उसके हम आगे भी बात करेंगे, अभी मैंने पहले भी बात की। प्रसाद पर्यंत यानी जो उसकी भूमिका है उसमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो राज्यपाल जो है अपना पद त्याग करना चाहता है तो किसके थ्रू, किसको करेगा? राष्ट्रपति को अपने लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा। और राज्यपाल जो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। तो मैंने आपसे एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि तीसरे आम चुनाव तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि राज्यपाल का जो पद था वो एक ऑर्नामेंटल आभूषणवत पद रहा, क्योंकि केंद्र और राज्यों में समान सरकारें थी। उसके पश्चात चौथे आम चुनाव के पश्चात संघर्ष की स्थिति बनी, क्योंकि राज्यों में और केंद्र में अलग अलग सरकारें, अलग अलग दलों की सरकारें आ गई। तो इससे संबंधित इस पद का कुछ दुरुपयोग भी हुआ। तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने पर राज्यों के राज्यपाल को पूर्व ग्रह से ग्रसित होकर अनियमित ढंग से केंद्र सरकार नहीं बदल सकती, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया। लेकिन फिर भी जून 2017 तक मोदी सरकार ने यूपीए की ओर से नियुक्त लगभग 10 राज्यपालों को पद छोड़ने के लिए इशारा किया। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है, मोदी सरकार से पहले भी और हमेशा ऐसा होता है कि चौथे आम चुनाव के बाद से लेकर अब तक 2020 तक हम बात करें तो इस पद में हमेशा ऐसा हुआ कि केंद्र में अगर अलग सरकार है तो राज्य में राज्यपाल को विवश कर दिया जाता है, या तो उसे हटा दिया जाता है या विवश कर दिया जाता है कि वो अपने पद से त्याग कर दो। तो अभी जो हमने जिस बारे टॉपिक पे बात की राज्यपाल पद पर, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल 153, 154, 155, आर्टिकल 156, आर्टिकल 157 और 158। अभी तक हमने इन टॉपिक्स के बारे में बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बार बार इस लेक्चर को सुन सकते हैं। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो राज्यपाल की पावर से संबंधित बनाऊंगी। थैंक यू।